हेलो साथियों, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीएसए क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और पैट की तैयारी क्रम में आज हम आपको लेकर आए हैं पंचायती राज व्यवस्था से कुछ चुनिंदा प्रश्न जो हमारे पिछले वर्ष की परीक्षाओं में आपके आए हुए हैं। तो पिछले वर्ष की परीक्षाओं में, भूतपूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आगे भी आपके परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक होने वाले हैं। इन प्रश्नों के साथ हम जो है पंचायती राज की जो संकल्पना है उसको भी समझेंगे। तो हर प्रश्न का विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको पंचायती राज की पूरी समझ आपको इस वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। यहाँ देखने से आपको भाग 9 में जो भी आपके पंचायती राज की व्यवस्था है, जो प्रावधान है, जहाँ से क्वेश्चन हमारे उठते हैं और आने वाले परीक्षा में आएंगे, वो सबके सब आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन हमारे हैं ये यूपी SSC और यूपी की विभिन्न परीक्षाओं में विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो ये आए हुए प्रश्न हैं, इनके साथ हम पूरे पंचायती राज व्यवस्था का विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नावली, और इसके साथ साथ हम इसको पूरे पंचायती राज व्यवस्था को समझते हुए, देखते हुए और पढ़ते हुए चलेंगे आगे। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन हमारा है, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष। तो देखिए ये आयु सीमा दे रखी है। इस आयु सीमा में हम बताएं आपको, तो इसका जो आंसर है पंचायत का मेंबर बनने के लिए, वो आंसर है 21 वर्ष। तो पंचायत की बनने की जो योग्यता है, पंचायत सदस्य बनने के लिए योग्यता जो आपको दी गई है, उसमें नंबर 1 है भारत का नागरिक। भारत का नागरिक, तो देखिए कोई भी व्यक्ति भारत में कोई पद प्राप्त करता है उसके लिए भारत का नागरिक होना कंपलसरी है। दूसरी बात इसमें कही गई है, आपका 21 वर्ष की उम्र हो, 21 वर्ष की आयु हो। और तीसरी योग्यता है MLA बनने की योग्यता। तो ये 3 योग्यताएं आपकी दी गई हैं पंचायत सदस्य के लिए। पंचायत सदस्य में आपके चाहे वो ग्राम पंचायत का हो या आपका नगर पंचायत का सदस्य हो, दोनों ही सदस्यों के लिए योग्यता जो दी गई है वो ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और MLA बनने की योग्यता रखनी चाहिए। यहाँ MLA बनने की योग्यता से तात्पर्य इतना है कि वह कोई लाभ का पद ना रखता हो, और जो शर्तें हमारे आपके चुनाव लड़ने के लिए कि दिवालिया ना हो, और बैंकरप्ट यानी कि दिवाली ना हो, और न्यायालय द्वारा दंडित ना हो, साथ ही विकृत या पागल ना हो। तो इस तरह से ये योग्यता है किसी भी पंचायत मेंबर को बनने के लिए। यहाँ उम्र सीमा दे रखी है आपको 25 वर्ष। ये जो उम्र सीमा है वो MLA और लोकसभा, MLA और लोकसभा का MP बनने के लिए ये योग्यता सीमा है। 35 वर्ष जो सीमा है, 35 वर्ष की जो सीमा है हमारी, वो देखिए राष्ट्रपति के लिए है। तो जिसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, ऐसा व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और साथ ही साथ अगर उसे राज्यपाल बनना है तो राज्यपाल बनने के लिए भी आयु सीमा 35 वर्ष है। इसका चुनाव नहीं होता, इसकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। 18 वर्ष की जो सीमा है, 18 वर्ष की सीमा आपकी देखिए वोटर्स की है। तो वोटर्स जो हमारे मतदाता हैं वो 18 वर्ष की सीमा से अपना मतदान करना आरंभ कर देते हैं और इनको चुनना शुरू कर देते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा रहा आपका 21 वर्ष की अवस्था से पंचायत में आप ग्राम प्रधान, सरपंच से लेके ब्लॉक प्रमुख से लेके और आपके मेयर तक के लिए चुनाव लड़ सकते हैं 21 वर्ष की आयु के पश्चात। पढ़िए इसे। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो देखिए किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है क्वेश्चन पूछ रहा है। आपका देखिए ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और गोवा। तो इन 4 राज्यों में से, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन हमारा, इन 4 राज्यों में से किसी एक राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। देखिए इस समय हमारे पास 28 राज्य हैं और उनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पंचायती राज नहीं है। उनमें से एक राज्य देखिए इसमें आपका नागालैंड है। तो नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पंचायती राज प्रणाली नहीं है। ये जो राज्य हमारे ST बाहुल क्षेत्र हैं,
तो एसटी बाहुल क्षेत्रों के लिए जो आपका नागालैंड हुआ है ना, त्रिपुरा आदि एसटी बाहुल क्षेत्र हैं जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था अभी तक लागू नहीं की गई है। तो यहाँ पर ये नहीं है, बाकी इन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। पंचायती राज प्रणाली देखिए हमारा व्यवस्था करता है आपके संविधान के भाग 9 में, किसमें है, तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को दिया गया है। ये व्यवस्था हमारी की गई है। पंचायती राज व्यवस्था पार्ट 9 जिसे बोलते हैं ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत से संबंधित है आपका भाग 9, ग्राम पंचायत से संबंधित है भाग 9। और इसमें आपका देखिए आर्टिकल है, अनुच्छेद है 243 ए से लेकर और 243 ओ तक। तो 243 ए से लेकर 243 ओ तक प्रावधान हमारे पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत में भाग 9 में दिए गए हैं। और यहाँ पर इनके लिए अनुसूची की व्यवस्था की गई है, अनुसूची की व्यवस्था की गई है और यह है 11वीं। तो 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज में ग्राम पंचायतों से है और भाग 9 से है, आर्टिकल 243 से है, अनुसूची 11वीं है। और 11वीं अनुसूची में काम करने के लिए पंचायतों को काम करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। कितने? 29 विषय दिए गए हैं काम करने के लिए ग्राम पंचायतों को आपके अनुसूची नंबर 11 में। ये जो भाग 9 है, हमारा भाग 9, ये जो भाग 9 है इसको जोड़ा गया है 73वां संशोधन। तो इसे जोड़ा गया है 73वां संशोधन 1992-93 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत का प्रावधान जोड़ा गया है भाग 9 में। और आर्टिकल 243 में अनुसूची 11वीं जोड़ी गई और इसमें 29 विषय दिए गए हैं पंचायतों को काम करने के लिए। ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, बताओ ग्राम पंचायत को संवैधानिक आधार मिला तो 73वें, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन से ग्राम पंचायत को या पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। तो ये हमारे ग्राम पंचायत से संबंधित हमारे जो संविधान में प्रोविजंस हैं वो आपको मैंने बताए, ठीक है। इसमें जो आंसर हमारा क्या है, नागालैंड है, एसटी क्षेत्रों में वहाँ पर अपने स्वशासी परिषदें अनुसूची 5 और 6 के अनुसार गठित की जाती है। तो यहाँ पर अभी ग्राम पंचायतों को लागू नहीं किया गया है। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? तो भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? देखिए ऑप्शन राजस्थान, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर राजस्थान तो है लेकिन महाराष्ट्र नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा राजस्थान, ये राजस्थान ठीक है लेकिन पश्चिम बंगाल यहाँ पर भी नहीं है। और ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश। देखिए इसका जो आंसर है हमारा वो राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। 1959 में कब लगी? तो 1959 में पंचायती राज का औपचारिक आरंभ हुआ था। औपचारिक का मतलब यह है कंपलसरी नहीं था। तो औपचारिक आरंभ हुआ कंपलसरी बताया आपको मैंने। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने विश्लेषण किया है, वो कंपलसरी प्रोविजन है जो आज भी लागू हैं। तो औपचारिक रूप से आरंभ हुआ हमारा 1959 में। पहली ग्राम पंचायत राजस्थान में लगी और दूसरी बार जो राज्य था हमारा वो आंध्र प्रदेश था, जहां ग्राम पंचायतें गठित की गई। ये जो ग्राम पंचायत थी हमारी, तो देखिए 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान में पंडित नेहरू जी ने प्रधानमंत्री थे उस समय हमारे, ये पंडित नेहरू ने ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया। तो देखिए इनॉग्रेशन किया, ये जीत कर आए थे। एक प्रोग्राम रखा गया इनके सम्मान में, तो ये किया गया हमारा यहाँ पर उद्घाटन किया, ठीक है। तो इस तरह से पहली पंचायत हमारी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में लगी और यहाँ पर
पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ पहुँचे और उसको उन्होंने इनागुरेट किया। इस तरह से भारत में पंचायती राज सिस्टम का औपचारिक रूप से आरंभ हुआ। 2 अक्टूबर 1959 से हुआ। नागौर जिले से, राजस्थान से हुआ। सेकंड स्टेट रहा हमारा राजस्थान जिसने इसको लागू किया। देखिए, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों में चुने हुए कितने सदस्य होते हैं? तो एक ग्राम पंचायत में वार्ड में चुने हुए कितने सदस्य होते हैं, जिन्हें पंच कहते हैं। देखिए, 2 वर्ड आते हैं हमारे यहाँ। तो पंचायत में हमारे 2 शब्द चलते हैं। एक है पंच और एक वर्ड है सरपंच। एक है पंच और एक है सरपंच। जो पंच हैं ये ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य होते हैं। तो ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों को पंच कहते हैं। और जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है उसे सरपंच कहते हैं, जिसे हमारे यहाँ प्रधान भी कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन देखिए, 5 से 20 दिया है, 7 से 17 है, 10 से 20, 5 से 9। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा 7 से 17 है। तो 7 से लेकर 7 से स्टार्टिंग होती है सबसे छोटी ग्राम पंचायत में। कम से कम 7 आपके पंच या ग्राम सभा के ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर होने चाहिए और अधिकतम 17 तक ये व्यवस्था हो सकती है। तो इसका आंसर है बी। पढ़िए अगला क्वेश्चन। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो देखिए, बैठकों की बात है, कितनी बैठकें होनी चाहिए तो एक बार में याद कर लीजिए। इसको बार बार हर एक एग्जाम के लिए या हर एक संस्था को याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हमारी संवैधानिक कौन सी संस्था है, संवैधानिक निर्वाचित संस्थाएं हैं, चाहे वो देखिए आपकी संसद हो या विधान मंडल हो या पंचायतें हो, चाहे वो नगर पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो, इन तीनों के लिए जो संस्थाएं हमारी उनकी वर्ष में मिनिमम 2 बैठकें कंपलसरी हैं। तो सभी के लिए याद कर लें आप। देखिए, 2 बैठकें होना बहुत कंपलसरी है। संसद के में ये कहा गया है कि संसद की इस वर्ष में कम से कम 2 बैठकें, संसद की आपके 1 वर्ष की बैठकों में, किन्हीं 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का समय अंतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 1 साल में 2 बैठकें होनी चाहिए। वही प्रावधान आपके इन सभी पंचायतों के लिए है। तो यहाँ पर आंसर आएगा, आप समझ गए होंगे आंसर क्या होगा। यहाँ पर 3 है, 4 है, 6 और 2 है। तो आंसर क्या लिखेंगे? आंसर होगा 2 बैठकें। तो साल में 2 बैठकें होना कंपलसरी है हमारी ग्राम सभा की। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला देखें, अगला क्वेश्चन पढ़ें और देखें इसको। कह रहा है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो कितने % पद जो है प्रतिशत पद आरक्षित होना चाहिए? तो देखिए, संविधान में हम बात करें, संविधान संशोधन 73वां है ना, और 74वां के आधार पर अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि 33% आपका मिनिमम आरक्षण होना चाहिए। कितना? मिनिमम आरक्षण 33% की सीमा लगाई है ग्राम पंचायतों में, नगर पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण सीमा 33% से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम ये सीमा 50% तक हो सकती है, तक आप बढ़ा सकते हैं। तो राज्य चाहे तो उसे वो 50% कर दें। तो यहाँ का जो आंसर हमारा वो कितना है? 33% है। यूपी में भी कितना है? यूपी में भी 33% है। केरल में इसको उन्होंने 50% किया है। तो केरल ऐसा राज्य जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। यूपी अभी भी 33% आरक्षण देता है और आसपास के राज्य हमारे क्या करते हैं? 33% आरक्षण दे रहे हैं। तो 33% कम से कम आरक्षण का प्रावधान किया गया है यहाँ पर हमारा राज्यों में
73वें और 74वें संविधान संशोधन से। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत के लिए है, 74वां संविधान संशोधन नगर पंचायत के लिए है। तो आंसर आपका रहा 33%। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो पंचायत के साथ साथ देखिए संविधान बात करता है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, जो हमारे एसटी क्षेत्र हैं और जनजातीय क्षेत्र हैं हमारे, उनके लिए प्रावधान करता है, प्रशासन की बात करता है। अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 244 या अनुच्छेद 248 की बात की गई है इसमें। तो क्या होगा, देखिए इसका आंसर हमारा है, इसका आंसर है आर्टिकल 244। तो अनुच्छेद 244 में बात की गई है आपके अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की, कि इनके लिए प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा हमारे अनुसूची नंबर 5 व 6 में ये व्यवस्था की गई है। अनुसूची नंबर 5 और 6 में व्यवस्था की गई है। और इसका जो हमारा भाग है वो है आपका 10 भाग है, इसका 10 में ये व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर होगा हमारा 244। देखिए 214 जो अनुच्छेद है हमारा वो है आपका हाई कोर्ट के लिए। तो अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट की बात करता है। और 40 में देखिए आपकी बात की गई है, अरे क्या हुआ बार बार, अनुच्छेद, तो ये है अनुच्छेद 48 हमारा। देखिए रेसिडुअल पावर से है। ये कहता है कि देखिए अनुसूची 7 में संघ और राज्य सूची के अलावा और संवर्ती सूची के अलावा जो भी विषय होंगे वो विषय संघ के पास होंगे, उनके लिए संसद अधिकारी होगी। तो ऐसा कोई विषय जो अनुसूची नंबर 7 में उल्लिखित नहीं है, उस पर कानून बनाने का अधिकार 248 के अनुसार संसद के पास रहेगा। और ये हमारे विशेष वर्गों के लिए प्रावधान से हमारा अनुच्छेद है, जो कि आपका विशेष वर्गों के लिए प्रावधान से है आपका अनुच्छेद 240 है ना, ये रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? तो किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? जो समिति हमारी बनी है उनके बारे में बता देते हैं। देखिए, एक तो आपकी अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और बलवंत राय मेहता समिति, ये हमारी समितियां हैं। इनमें से 2 समिति जो है पंचायत से संबंधित हैं, 2 समिति हमारी पंचायत से संबंधित हैं। देखिए इसमें देखिए, एक तो अशोक मेहता समिति और दूसरा बलवंत राय मेहता समिति। और ये समिति जो हमारी वो मूल कर्तव्य से है। ये समिति का संबंध किससे है? मूल कर्तव्य से है। तो मूल कर्तव्य की सिफारिश LM सिंघवी समिति ने की थी। अब देखिए इसमें जो आंसर हमारा, पहले आंसर नोट कर लेते हैं। इसमें जो आंसर है वो है बलवंत राय मेहता समिति ने ये सिफारिश की थी। तो इसका देखिए बलवंत राय मेहता समिति, देखिए इनकी अनुशंसा जो आई थी 1957 में इन्होंने अनुशंसा की अपनी, और इन्होंने कहा था कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश इन्होंने की थी। बेसिकली देखिए बलवंत राय मेहता समिति जो थी हमारी सरकार ने बनाई थी 1952 में, जो हमने सामुदायिक विकास प्रोग्राम चलाया था, वो सामुदायिक विकास प्रोग्राम किस आपकी गति से चल रहा है या उसके कितना उसमें और अधिक चेंजेस हो सकते हैं, क्या उसका आपकी विशेषता रही है, तो उस सब के लिए अनुशंसा के लिए बनाई गई थी बलवंत राय मेहता समिति। उन्होंने कहा देखिए गाँव के विकास के लिए सामुदायिक विकास विभाग अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हमें स्वशासन की ओर बढ़ना होगा, और स्वशासन के लिए हमें ग्राम पंचायतें ग्राम स्तर पर लगानी होंगी, जिससे लोग अपने ही वर्ग से, अपने ही समाज से निकले हुए व्यक्ति को
के साथ मिलकर गांव का विकास कर सकें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए एक काम करिए, त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर पर ग्राम पंचायतें लगाइए, ग्राम स्तर पर, मध्यम स्तर पर और उच्च स्तर पर, जिला स्तर पर। तो आपने जो आपके ब्लॉक बनाए हैं, सामुदायिक विकास विभाग के द्वारा ब्लॉक बनाए गए थे, उस ब्लॉक स्तर पर मध्यम स्तर बनाइए और ग्राम स्तर बनाइए, साथ ही साथ जिला स्तर पर भी पंचायतों का गठन करिए। ये कहलाई बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय जो मेहता है हमारे, देखिए पंचायत के शिल्पकार कहलाते हैं। तो भारत में पंचायत के शिल्पकार कहलाने का जो अधिकार है वो बलवंत राय मेहता का। उन्होंने पूरा डिजाइन तैयार किया, किस तरह से पंचायत होंगी और क्या क्या उसमें होगा, तो इसलिए इनको शिल्पकार कहा जाता है। लागू करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने, उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किया। तो देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ का श्रेय जो जाता है वो 2 लोगों को जाता है, बलवंत राय मेहता और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा भारत में 1959 में पहली पंचायत हमारी अस्तित्व में राजस्थान नागौर में आई, जो हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अशोक मेहता देखिए, इनकी जो अनुशंसा आई 1977 में आई और उन्होंने कहा 2 स्तरीय, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 स्तरीय पंचायत के गठन की बात की, 2 स्तरीय पंचायत गठन की बात की अशोक मेहता समिति ने 1977 में आए। इन्होंने कहा ग्राम स्तर के स्थान पर हमें मध्यम स्तर और जिला स्तर पर पंचायत गठित करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले ग्राम स्तर की पंचायत की जो समस्याएं थी उसको देखते हुए उन्होंने उसको मना कर दिया था कि यहाँ पर अभी सफल होना नहीं लग पा रहा है। तो ये हमारा देखिए आंसर क्या आएगा इसका, त्रिस्तरीय पंचायत की सब सिफारिश हमारी इन्होंने की। इसके अलावा देखिए अन्य समितियां रही हमारी, अन्य समिति देखिए तो पीएन थुंगन समिति आई एक, पीएन थुंगन, पीएन, अच्छा एक मिनट, ये हमने एलएम सिंघवी अभी देखते हैं, पीएन थुंगन समिति। तो पीएन थुंगन समिति आई और ये जो हमारा है एलएम सिंघवी, ये समिति भी पंचायत से है। ये समिति भी क्या है, ये समिति भी पंचायत से ही है। थोड़ा स्वर्ण सिंह समिति को ध्यान चला गया था, स्वर्ण सिंह समिति को ध्यान चला गया था। ये समिति हमारी क्या है, एलएम सिंघवी समिति पंचायत से है, ठीक है, पंचायत से है। और इसे हम कहते हैं, इस समिति को ये श्रेय दिया जाता है कि संवैधानिक पंचायत के संवैधानिक प्रावधान, पंचायत के संवैधानिक प्रावधान का श्रेय दिया जाता है हमारे एलएम सिंघवी समिति को। तो देखिए यहाँ पर पीएन थुंगन, एलएम सिंघवी, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, ये इंपॉर्टेंट समिति रही हैं जो हमारे पंचायतों विकास में सहयोगी रही हैं। आंसर आएगा बलवंत राय मेहता, याद रखें। बलवंत राय मेहता को पंचायतों का शिल्पकार कहा जाता है। इन्हीं के प्रयासों से भारत में पंचायतें व्यवस्था लागू हो पाई। अगला क्वेश्चन पढ़िए, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए 93वां संशोधन बताया पूछा गया है, 44वां, 42वां, 73वां, सभी इंपॉर्टेंट संशोधन है हमारे। तो देखिए जो हमारा 93वां संशोधन है ये आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 15 में संशोधन की बात करता है। आर्टिकल 15 में इसके द्वारा संशोधन किया गया और यहाँ लिखा गया कि सरकार या संसद एजुकेशनली बैकवर्ड और सोशली बैकवर्ड यानी शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए प्रावधान बना सकती है। ये कहा गया 93वें संविधान संशोधन में। 44वां संशोधन आप जानते ही हैं, ये 1978 में हुआ, बड़ा प्रसिद्ध था। 42वें संविधान संशोधन का संतुलन करने के लिए किया गया था। सबसे बड़ा प्रावधान था इसमें संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो इसमें चेंजेस किए गए, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से समाप्त करके इसे इन्होंने कानूनी अधिकार रूप में दर्जा दिया गया था। तो ये इसके लिए फेमस था। 42 में देखिए 1976 में हुआ और इसे बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। बहुत ज़्यादा चेंजेज हमारे इंदिरा गांधी सरकार ने इसमें किए थे। मुख्य विशेषता तो देखिए आपका यह है, प्रस्तावना में 3 शब्द आपके इसमें जोड़े गए, समाजवाद, आपके समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता पर जोड़े गए, साथ ही मूल कर्तव्य जोड़े गए और पूरे संविधान में लगभग बहुत सारे चेंजेज
हमारे 42वें संविधान संशोधन से हुए। तो इन 3 ऑप्शन को देखकर आप चौथे ऑप्शन पर समझ गए होंगे आंसर क्या होगा हमारा। तो आंसर होने वाला है 73वां संशोधन 1992, 93, ये इसका आंसर है। इसके द्वारा भारतीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा 73वां संविधान संशोधन है। अगला देखिए, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। तो इसका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आंसर का भाग हमारा 9 है। तो ये हमारा जो है पंचायत से है, भाग 9 पंचायत से है। आंसर होगा इसका पंचायत, भाग 9 होगा। देखिए समझ लें इसको, मैं बता दूं आपको। पंचायत के संबंध में थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। पंचायत के बारे में देखिए 2 बातें हुई हमारी। एक तो हुई ये कि यहाँ पर देखिए, एक तो हुआ 73वां संशोधन, एक तो हुआ 73वां संशोधन, ठीक है। एक हुआ 73वां संशोधन और एक हुआ हमारा 74वां संशोधन, ठीक है। एक तो 73वां हुआ, दूसरा 74वां हुआ, है ना। ये संशोधन हुए हमारे, ये संशोधन हुए हमारे, ये हुए थे 1992 और 93। 92 में संशोधन कंप्लीट हुआ, 93 में ये लागू हुआ 24 अप्रैल को। तो 73वां और 74वां संशोधन हुआ। ये जो 73वां संशोधन था, इसके प्रावधान रखे गए ग्राम पंचायत। तो ये बात की गई किसके बारे में, ग्राम पंचायत। और इसके बारे में ये रखा गया नगर पंचायत के लिए। तो नगर पंचायत के प्रावधान बनाए गए हमारे, नगर पंचायत के प्रावधान बनाए गए 74वें संशोधन से। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के लिए पार्ट जोड़ा गया 9। तो ग्राम पंचायत के लिए पार्ट जोड़ा गया 9 और नगर पंचायत के लिए पार्ट जोड़ा गया 9A, 9th A जोड़ा गया। अब देखिए आर्टिकल, इसके लिए आर्टिकल जोड़ा गया 243 से लेकर 243 O तक। और इसके लिए इन्होंने आर्टिकल जोड़ा, इसके लिए आर्टिकल जोड़ा इन्होंने 243 P से लेकर 243 ZG तक। इसके लिए अनुसूची जोड़ी गई, यानी कि ग्राम पंचायत के लिए अनुसूची जोड़ी गई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसके नगर पंचायत के लिए अनुसूची जोड़ी गई 12वीं। तो देखिए साथ साथ ये भी समझ लीजिए, इन्होंने इसमें है क्या, तो अनुसूची 11 में बात की गई है 29 विषय, कितने 29 विषय दिए गए हैं काम करने को। और अनुसूची 12 में 18 विषय दिए गए हैं काम करने को। ये पूरा डिस्क्रिप्शन है हमारे इस पंचायती राज व्यवस्था का। ये जो आपका चेंजेस किए गए, ये जो चेंजेस किए गए हमारे, ये 2 देखिए क्या हुआ था। आर्टिकल 40 को लागू करने के लिए, आर्टिकल 40 को लागू करने के लिए किए गए। तो अनुच्छेद 40 में पंचायतों प्रावधान संविधान में आरंभ से था, जो हमारा रखा गया था। अनुच्छेद 40 देखिए, आर्टिकल 40 बात करता है ग्राम पंचायत की, जो आरंभ से यहाँ पर रखा गया था। और ये है हमारा भाग 4 में, जिसे हम बोलते हैं DPSP, इसे लागू करने के लिए सारी जद्दोजहद हो रही है। आर्टिकल 40 को जो गांधीवादी प्रावधान है, ध्यान रखें पंचायतें गांधीवादी प्रावधान है, इसको लागू करने के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन किए गए, जिससे पंचायतों को संवैधानिक आधार दिया गया। 73वें संविधान संशोधन से ग्राम पंचायत को आधार मिला और 74वें संविधान संशोधन से हमारे नगर पंचायत को संवैधानिक आधार प्राप्त हुआ। तो आंसर आपको मालूम पड़ गया होगा कौन सा है, भाग 9 है ग्राम पंचायत के लिए, और 9A पूछे तो नगर पंचायत के लिए है। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है, तो कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है ये पूछ रहे हैं। देखिए तो इसमें एक तो दिया है ग्राम सभा, एक दिया है ग्राम पंचायत, एक दिया है न्याय पंचायत और दिया है ग्राम सहकारी संस्थाएं। तो इनमें से देखिए कौन सी संस्था नहीं है। तो हम बताएं एक बार और, मैं चार्ट बनाता हूं आपके लिए। पंचायत देखिए, पंचायत जो है हमारी कैसी है, वर्तमान में हमारी त्रिस्तरीय है। तो वर्तमान में अभी पंचायत को 3 स्तर पर दिया गया है। इसमें 4 ऑप्शन है,
इसमें मतलब तीन, इसमें ऑप्शन आपके सही हैं और एक गलत है। तो पंचायत के तीन स्तर हैं। एक तो देखिए, एक हमारी ग्राम पंचायत है और नगरीय पंचायत है, और एक हमारी क्या है, नगरीय पंचायत है। तो नगर स्तर पर है। तो एक पंचायत हमारी नगर स्तर पर है, नगर में है। दोनों के प्रावधान क्या हैं, नगर स्तर पर है। ठीक है। देखिए, ग्राम पंचायत भी तीन स्तर हैं। एक स्तर कहलाता है हमारा ग्राम पंचायत, एक को हम ग्राम पंचायत ही कहते हैं, तो जो ग्राम स्तर पर होती है। दूसरा स्तर इसका है आपका पंचायत समिति। दूसरा स्तर इसका है पंचायत समिति कहते हैं इसको। इसी को देखिए क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं, या इसको खंड पंचायत भी कहते हैं। आपने देखा होगा बीडीसी के चुनाव लड़े जाते हैं तो बीडीसी मेंबर से बोलते हैं खंड पंचायत सदस्य या क्षेत्र पंचायत सदस्य कहते हैं, वो ब्लॉक के लिए होते हैं। मध्यम स्तर कहलाता है। और तीसरा सर्वोच्च स्तर इसका है जिला परिषद। जिला परिषद कहते हैं इसको, जिला परिषद, जिला परिषद होता है, जिला परिषद। ठीक है। तो ये तीन स्तर तो ग्राम में हो गए। इसके अलावा देखिए, नगर के जो स्तर है हमारे, एक कहलाता है नगर पंचायत, जिसे बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी होता है। दूसरा देखिए, दूसरा होता है नगर पालिका, दूसरा नगर पालिका होता है जिसे हम बोलते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल, और तीसरा है नगर निगम। तो इस तरह से नगर में तीन स्तर हैं और गांव के स्तर पर भी तीन स्तर हैं। और इसमें देखिए, ग्राम सभा ग्राम पंचायत का ही पार्ट होती है। ठीक है। आर्टिकल 243 ए में ग्राम सभा को डिफाइन किया गया है। ग्राम पंचायत हमारा ये हो गया। और न्याय पंचायत देखिए, ग्राम पंचायत के स्तर पर ही, न्याय पंचायत ग्राम पंचायत के स्तर पर होती है। जो न्यायिक क्षेत्र होता है हमारा, वो भी इसी का भाग 9 का ही पार्ट है। और इसमें देखिए, ग्राम सहकारी संस्थाएं इसमें शामिल नहीं हैं, तो ये अलग हो जाएगा। अतः आंसर होगा हमारा डी, ग्राम सहकारी संस्था इसमें शामिल नहीं है। और नगर स्तर पर नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम हमारे तीन स्तर हैं इसके। ठीक है। चलिए अगला पढ़िए। देखिए, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। ये आपके 2015-16 के साथ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिलहाल यूपी में उप प्रधान का कंसेप्ट नहीं है, उप प्रधान का कंसेप्ट नहीं है। तो देखिए, इसका आंसर क्या है, इसका सीधा आंसर है हमारा 2/3। अगर 2/3 मेंबर ये अपने बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो ग्राम पंचायत के, किसी ग्राम पंचायत के उप प्रधान को हटाया जा सकता है। अभी देखिए, ब्लॉक प्रमुख और आपके जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान हमारे दिया गया, लेकिन अभी यहाँ पर प्रधान के बारे में ऐसा नहीं है। ठीक है। उप प्रधान का पद अब नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में। तो देखिए, सीधा क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज प्रणाली, आंसर जो है हमारा बी होगा इसका। पंचायती राज प्रणाली जो है वो अनुच्छेद 243 का पार्ट है, जिसमें बात की गई है ग्राम पंचायत की और नगर पंचायत की। मौलिक कर्तव्य देखिए, मौलिक कर्तव्य आपके पार्ट 4A में और आर्टिकल हमारा 51A में दिए गए हैं। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन हमारा आंसर है बी होगा। चलिए अगला देखिए। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा घोषित किया गया। तो ये पूछ रहे हैं किसके द्वारा पहला पंचायती राज दिवस बनाया गया। नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री नरेंद्र तोमर और राजनाथ सिंह, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका आंसर देखिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर है हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहला पंचायती राज दिवस घोषित किया था। और ये दिवस जो हमारा होता है, ये होता है 24 अप्रैल। ठीक है। और ये घोषित किया गया था हमारा मनमोहन सिंह द्वारा 2010 से। तो 2010 से पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। 1993 में 24 अप्रैल को पंचायती राज को स्थापित किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उसको लागू किया गया था। तब से ये 2010 से इसको हम पंचायती राज दिवस के रूप मनाते हैं। इस साल नरेंद्र मोदी जी जो थे हमारे, वो जम्मू एंड
कश्मीर के पंचायती राज दिवस में शामिल हुए और वहाँ पंचायत सदस्यों से बात की, उन्होंने संबोधन किया। तो इसका आंसर हमारा क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और 24 अप्रैल हमारा पंचायती राज दिवस के रूप में जाना जाता है। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को जिले में पेश किया गया। वो क्या था देखिए, बीड राजस्थान का है, सारदा नगर भी राजस्थान का है, नांदेड़ राजस्थान का है। आंसर जो हमारा, हम पहले क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर चुके हैं। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायत गठित की गई थी। बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम आता रहता है, इसे आप तैयार रखें। तो आंसर लिखेंगे हम इसमें, नागौर जिले में इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, यानी अनुच्छेद वो भाग 9 जोड़ा गया। और अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। तो ये किसके लिए है? ये हमारा किसके लिए है? तो देखिए इसका आंसर क्या है? ये हमारा देखिए न्यायपालिका इसमें नहीं आएगा और अल्पसंख्यक इसमें नहीं आएगा। अल्पसंख्यक जो आपका है वो आपका 29 और 30 का आर्टिकल है हमारा। न्यायपालिका आपका पार्ट 5 और पार्ट 6 में है, जबकि सदन हमारा भाग 5 में है। पंचायत का प्रावधान इसमें करता है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो है पंचायत भाग 9 आपका जो है पंचायत के संबंध में प्रावधान करता है। आंसर होगा पंचायत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में किससे संबंधित था? इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो 73वां संविधान संशोधन देखिए नगर पालिका के लिए कौन सा हुआ था? 74वां हुआ था। ठीक है, राज्य स्तरीय लगान नागरिकों के लिए ये इसमें नहीं आएगा, लिखा हुआ है। 8वीं अनुसूची देखिए ये संविधान में आरंभ से ही है और ये सूची हमारी राजभाषा से संबंधित है। ये अनुसूची राजभाषा से संबंधित है। अब बचा क्या हमारा? आंसर बचा चौथा डी। तो ऑप्शन इसका होगा डी, पंचायती राज संस्थाएं 73वें संविधान संशोधन से लागू की गई। 74वें से नगर पंचायत आपकी संस्थाएं लागू की गई थी। आंसर हमारा रहेगा डी। अगला आंसर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग बनेगा। क्या बनेगा? वित्त आयोग बनेगा। का गठन कब किया जाता है? तो देखिए वित्त आयोग की हम बात बताएं, फाइनेंस कमीशन आपके जो बनते हैं, एक तो बनाता है केंद्र, एक बनाता है और एक बनाता है राज्य। तो राज्य वित्त आयोग कहलाता है, एक राज्य वित्त आयोग कहलाता है। तो राज्य वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोग कहलाता है। ये जो है आपका, ये क्या करता है? राज्य व केंद्र के मध्य वित्त जो इकट्ठा हुआ है या कर इकट्ठा हुआ है का बंटवारा करता है। ठीक है, तो इसका भी जो है 5 वर्ष पर होता है, ये भी प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। और ये जो करता है हमारा राज्य वाला, जैसे हम बोलेंगे राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग देखिए राज्य व पंचायत के मध्य वित्त का बंटवारा करता है। तो ये भी 5 वर्ष पर ही आता है। तो पंचायत संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान प्रत्येक 5 वर्ष पर किया गया है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ये कह रहा है हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग गठित किया जाएगा। तो आपको ऑप्शन मिल गया होगा। राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग गठन करेगा राज्यपाल। 5 साल, हर 5 साल पर ये आपका गठित होता है। रिपोर्ट देगा राज्यपाल को, लागू करेगी राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल। और यहाँ केंद्रीय वित्त आयोग को गठित करेगा राष्ट्रपति, रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को, हर 5 साल पे होगा। और संसद के में इसकी रिपोर्ट को पेश करके इसको स्वीकृति प्रदान की जाती है। दोनों काम टैक्स का, वित्त का बंटवारा करना है। एक का काम राज्य और केंद्र के बीच में है और राज्य वाले का राज्य और पंचायत के बीच में है। देखिए प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है। ये दिन संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992 को जारी होने का प्रतीक है। तो ये देखिए आपका 24 अप्रैल, हम इसको बहुत देर से स्टडी कर रहे हैं।
तो 24 अप्रैल देखिए कौन सा हमारा ये रहा, बी ऑप्शन इसका आ जाएगा, सीधा सा ऑप्शन है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली से एक स्तर नहीं है? ये भी आपका देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। तो ग्राम पंचायत आपका पहला स्तर है, ये पंचायत समिति दूसरा स्तर है, जिला परिषद आपका तीसरा स्तर है। तो ये इसी क्रम में है, सबसे नीचे ग्राम पंचायत, मध्य में ये हमारा मध्यम स्तर है, ये हमारा निम्न स्तर है और ये हमारा उच्च स्तर है। ठीक है, तो इस तरह से पंचायतें लागू की गई। अब इसमें क्या आएगा, नगर परिषद इसमें नहीं आएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन ग्राम पंचायत से संबंधित हैं। अधिकांश क्वेश्चन हमारे ग्राम पंचायत से आते हैं हमारे एग्जाम में, और पैट में और लेखपाल में भी हमारे क्वेश्चन जो है हमारे वो ग्राम पंचायत से ज़्यादा आते हैं। तो इसमें हम ग्राम पंचायत देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर कौन सा होता है? तो अभी हम देख कर आए इसको आंसर को। ब्लॉक स्तर पर होगा पंचायत समिति। पंचायत समिति का संबंध किससे है? ब्लॉक स्तर पर है। इसको हम क्षेत्र पंचायत के नाम से भी गांव क्षेत्र में जानते हैं, या इसे हम कहते हैं खंड पंचायत भी इसको कहते हैं। तो खंड पंचायत सदस्य आपने पर्चे लगे हुए देखे होंगे अपने गांव की दीवारों पर जब चुनाव होते हैं बीडीसी मेंबर्स या इन सबके। तो आंसर है पंचायत समिति होती है ये। देखिए पंचायत समिति की हम बात करें तो पंचायत समिति में, और देख लीजिए यहाँ जिसके सदस्य होते हैं, पंचायत समिति सदस्य होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बीडीसी सदस्य या क्षेत्र पंचायत सदस्य कहते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष को सामान्यतः यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख कह देते हैं, सामान्यतः यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख कह देते हैं, लेकिन जो इसका नाम है वो है क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष या खंड पंचायत अध्यक्ष या पंचायत समिति अध्यक्ष कहलाएगा। जिला समिति पर होता है हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष, यहाँ इसका मेंबर होता है, और यहाँ पर ये तो है नहीं हमारा। ठीक है, तो इसमें जो हम पूछ कर रहे हैं, अच्छा इसका आंसर हमने कर लिया पहले ही। ठीक है, आगे देखिए 22वां, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? तो एक वर्ड है हमारा ग्राम सभा, आर्टिकल 243 ए इसको व्याख्या करता है ग्राम सभा की। ग्राम सभा क्या होती है? तो ये कह रहे हैं गांव के सभी सदस्य, सभी में देखिए सभी में आपके अवयस्क भी आ जाएंगे, है ना। दूसरा कह रहे हैं गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है। तो 16 वर्ष का कोई ऐसा क्राइटेरिया भारत में किसी ऐसे पद के लिए है नहीं, तो 16 वर्ष तो आपका होगा ही नहीं इसमें। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क, तो वयस्क देखिए 18 साल के होते हैं, वयस्क हमारे यहाँ 18 साल के होते हैं। 18 साल की उम्र में आप वोट डाल सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, सीएम को लिए वोट कर सकते हैं लोकसभा और विधानसभा चुनावों में। चौथा कह रहे हैं पंचायत क्षेत्र की महिलाओं को छोड़कर गांव के सभी सदस्य, ऐसी भेदभाव नहीं किया गया है। पंचायत और महिला और पुरुष दोनों हमारे संविधान में बराबर हैं, इक्वल हैं। तो इसका ऑप्शन जो आपको लग रहा होगा देखिए वो है ना सी। तो गाँव के एक ग्राम के सभी वयस्क मतदाता जो वैध मतदाता हैं वो सब ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, और ग्राम सभा के मेंबर ही ग्राम पंचायत का चुनाव करते हैं। ग्राम सभा के मेंबर ही ग्राम पंचायत का चुनाव करते हैं। तो चाहे वो सरपंच को चुनना हो या आपके बीडीसी या जिला पंचायत चुननी हो, उन सब के लिए ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, ग्राम की सभा के सदस्य हैं, वो वोट डालते हैं। ठीक है, आंसर होगा सी। भारत के संविधान की अनुसूची, भारत के संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तो देखिए क्वेश्चन है कौन सी अनुसूची में ही प्रावधान किया गया है? तो उसमें देखिए 4 राज्य हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बात की गई है अनुसूची नंबर आपके इसमें 6 में, किसमें 6 में बात की गई है। तो इसका आंसर देखिए 5वीं कह रहा है, 10वीं, 6ठी और 4थी। तो इसका आंसर हमारा सी है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका सी है। 6ठी अनुसूची में बात की गई है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों की। जो 5वीं अनुसूची है
वो असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों व यूटी के एसटी क्षेत्र की बात करता है। तो देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर भारत के अन्य राज्यों के एसटी क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी के एसटी क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा या उसके प्रतिनिधि राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। वो है अनुसूची नंबर 5 और 6 कहता है असम, मेघालय, त्रिपुरा राज्य के एसटी क्षेत्र का प्रशासन आपके किया गया है। अनुसूची 6 में 10 आप जानते हैं। अनुसूची 10 का संबंध देखिए दल बदल से है। तो अनुसूची 10 का संबंध दल बदल से है। वहीं चौथी अनुसूची जो है आपका राज्यों का राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रतिनिधित्व की बात करता है। तो इस तरह से 4 अनुसूची हमारी अपने अभी यहाँ देखी है। आंसर जो आएगा वो इस क्वेश्चन का वो होगा छठी अनुसूची। ओह चलिए 24 क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है? तो देखिए क्वेश्चन हमारा 2016-17 के आसपास क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में ये एग्जैक्ट, और इस क्वेश्चन में उस समय के करंट क्वेश्चन बेसिस पूछा गया है। तो करंट बेसिस क्वेश्चन पूछा गया है। इस समय जो महिला आपकी अध्यक्ष बनी थी, सरपंच बनी थी, वो महिला जो है थोड़ा पॉपुलर स्टेटस से थी और ग्राम पंचायत बनने से कहीं ऊंचे ओहदे पर पहले से काम कर रही थी, तो उस लिए फेमस हुआ था। इसमें देखिए शहनाज खान देखिए आपकी हरियाणा की एक महिला है ना, और सुषमा भद्रू है, छवि राजावत। तो इसका जो आंसर है हमारा उस समय के हिसाब से क्या था, छवि राजावत नामक महिला राजस्थान में ये महिला बनी थी, जो आपकी एनआरआई और अच्छी खासी आपकी पोस्ट को छोड़कर ग्राम पंचायत की सरपंच बनी थी। वैसे मैं बता दूं आपको पहली जो हमारी महिला भारत की सर्वप्रथम हम देखें तो भारत की सर्वप्रथम महिला सरपंच जो निर्वाचित हुई थी, महिला सरपंच थी, ये देखिए हरियाणा में विद्यापति, हरियाणा में औगंद, हरियाणा में गांव पड़ता है औगंद ग्राम पंचायत की विद्यापति थी। विद्यापति ध्यान रखें, विद्यापति 1977 में, तो 1977 में विद्यापति औगंद गांव हरियाणा में पहली पंचायत सरपंच चुनी गई थी। अब तक पंचायतों में पुरुषों का बोलबाला था, लेकिन अब देखें हम तो फिलहाल हम देखें 33% महिलाएं सरपंच तो अब चुनी ही जाती हैं। इस तरह से ये इसका आंसर ये होगा। लेकिन इन ऑप्शंस में, इन 4 ऑप्शंस में जो आंसर है वो छवि राजावत का है आपके राजस्थान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और ये जो क्वेश्चन हमारा कहता है किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो इसको हमने पहले डिस्कस किया मैंने आपको कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के लिए शुरुआत के लिए शिल्पकार जो हैं वो बलवंत राय मेहता हैं। तो बलवंत राय ढूंढिए कौन से ऑप्शन में है इसमें, ऑप्शन नंबर बी में हमें मिल जाते हैं बलवंत राय मेहता। तो जब भी पंचायती राज की बात आती है तो सबसे पहले जहन में एक नाम आता है, वो है बलवंत राय, जिन्होंने 1957 में ये सिफारिश की थी पंचायतों को लगाने की, और 1959 में हमारी पंचायत लग गई थी। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आंसर इसका है बलवंत राय मेहता। बाकी देखिए नाम दिए हैं भानु प्रताप समिति और सी रंगराजन समिति। रंगराजन बड़ा फेमस पर्सनालिटी हमारे रहे हैं, आपके आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं सी रंगराजन समिति देखिए गरीबी रेखा से संबंधित है। किससे है? गरीबी रेखा से संबंधित इन्होंने सिफारिश अपनी दी थी सी रंगराजन ने। आपके अरविंद मायाराम समिति देखिए 2014 में बनी थी, और ये एफडीआई की अनुशंसा करने के लिए बनी थी। तो ये एफडीआई से संबंधित हमारी अनुसूची है। और भानु प्रताप समिति जो है वो कृषि से संबंधित एक अनुसूची आपकी समिति रही है। तो ये हमारा आंसर है बलवंत राय मेहता। ठीक है बच्चों,
तो देखिए हमने अभी आपको 25 क्वेश्चन हमारे ग्राम पंचायत से संबंधित मैंने आपको आज कराए हैं और साथ में मैंने आपका पूरा एक डिस्क्रिप्शन भी देने की कोशिश की आपको ग्राम पंचायत के संबंध में जितना क्वेश्चन के हिसाब से हो सकता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसे देखिए और इसको शेयर करिए, लाइक करिए, मित्रों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए और जो नए हमारे दर्शक हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक आपके लिए जय हिंद, धन्यवाद।